नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम यूरोपीय कंपनियों के भारतीय आगमन से लेकर 1857 की क्रांति तक जो एसएससी द्वारा पूछे गए ऑफिशियल क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। और ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी तैयारी कैसी है। और मैंने ये सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था। तो आपको बताना है कि इनमें से पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया था। और अंग्रेजी सरकार की ओर से इसे यह निर्देश था कि यह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना हो। और अल्मीडा का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। इसकी यही नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति कहलाई। यह भी इम्पोर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी किस वायसराय की है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की। और यह भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। तो भारत अंग्रेजों से तो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया था, पर जो गोवा था ये पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ था? तो ये 1961 में आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1961। अगला प्रश्न है कि शर्ट, पतलून, पतलून यानी कि पैंट, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे। तो ये जो पहरावे हैं आपको पता है कि ये भारत में यूरोपियों द्वारा लाए गए थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरोपियन। तो भारत में 18वीं शताब्दी में शर्ट, पतलून, स्कर्ट इत्यादि यूरोपियन के द्वारा लाया गया था। और यूरोपीय लोगों द्वारा वस्त्रों के निर्माण में कपास का अत्यधिक प्रयोग किया गया, जिससे नए तरह के पहनावे के विकास में सहायता मिली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया। तो किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में अपना पहला किला बनाया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगाली ही भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले अपना यूरोपीय किला बनाया था। तो यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया था। और भारत के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर की थी। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। तो ये सबसे पहले भारत के बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था। और भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में कोचीन में की गई और दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1505 ईस्वी में कन्नूर में की गई थी। तो इस प्रश्न से हमें इतना कुछ जानने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने वर्ष 1498 में देश में पदार्पण किया। यानी कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो कहाँ पर यह सबसे पहले पहुंचा? तो किस तट पर यह उतरा था? तो कालीकट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो एक बार हम पुर्तगालियों के आगमन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण मौजूद थे। तो आर्थिक कारण तो इनका व्यापार करना था और धार्मिक कारण एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। तो पुर्तगाली भारत में क्यों आए थे? तो दो कारण थे, आर्थिक पैसा कमाना और धार्मिक कारण क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह, जो कि केरल मालाबार तट पर है, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और यहाँ पहले से बसे हुए जो अरबी व्यापारी थे उनके द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया, यानी कि जलन का रवैया अपनाया गया। लेकिन कालीकट के राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। तो जो कालीकट के राजा थे उस समय जमोरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति प्रदान की थी। तो वास्को डी गामा
किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको पहले ही वीडियो मिल जाएगी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो वास्को डी गामा के बाद 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत में पहुंचा था और ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया था। पहले वो 1498 ईस्वी में भारत में आया और यहाँ से मसाले लेकर वापस चला गया। तो दोबारा 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया था और जब ये दोबारा भारत आया ना, तब इसने कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती किसने बसाई थी? वास्को डी गामा ने। और 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई और इस संदर्भ में पहला गवर्नर कौन बना? तो अल्मीडा। अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना था। तो ये हमने पुर्तगालियों के आगमन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पर आया था? तो मैंने आपको बताया कि कहाँ पर आया था, तो ये सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर आया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, तो ये गुजराती थे अब्दुल मजीद, इन्हीं की सहायता से ये भारत पहुंच पाया था और वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना लाभ कमाया था। तो इसने क्या किया था? इसने भारत से मसाले जो लिए थे ना, जब इसने जाकर यूरोप में बेचे तो इसने 60 गुना फायदा कमाया था। कितना? 60 गुना फायदा, जिससे जो अन्य पुर्तगाली व्यापारी थे उनको भी प्रोत्साहन मिला। इसीलिए आप देखेंगे कि एक एक करके बहुत सारे यूरोपीय भारत में आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने कर दी थी। उसके बाद एक एक करके सभी यूरोपीय कंपनियां भारत में आना चाहती थी और वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? अल्वारेज कैब्रल, जो कि 1500 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो एक बार हम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्रम देख लेते हैं, ये पूछा जाता है। और इसी के साथ जो यूरोपीय कंपनियों का स्थापना वर्ष है, यानी कि उनकी स्थापना कब हुई थी, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 ईस्वी में। डच के बाद डैनिश कंपनी की स्थापना 1616। डैनिश के बाद फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 और फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये जो कंपनियां बनी थी ये भारत में कब आई थी, भारत में आने का इनका क्रम क्या है। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई थी 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली के बाद डच कंपनी भारत में आई थी 1605 में। डच के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1608 ईस्वी में। ब्रिटिश के बाद डैनिश कंपनी आई। डैनिश के बाद फ्रांसीसी कंपनी आई। तो आप देखेंगे कि पुर्तगाली कंपनी के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, लेकिन अगर भारत में आने का क्रम देखें तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे। तो ये याद रखिएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, पर यह भारत में आए थे 1608 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो हमने पीछे देखा था पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आने वाला पहला पुर्तगाली फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था और अल्मीडा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। तो इसका सही जवाब है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। तो पहले पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार किया हुआ था, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी कब छीन लिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1761।
तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है कि 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ अरकोट, अरकाट की युद्ध घेराबंदी कहा जाता है, इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें विजय मिली थी अंग्रेजों को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो अरकाट युद्ध की घेराबंदी 23 सितंबर से लेकर 14 नवंबर 1751 के बीच में किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के द्वारा अरकाट में हुई थी और इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और कर्नाटक के नवाब चंदा साहब की सेना ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी और इसमें चंदा साहब को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ प्राप्त हुआ था। तो अरकाट के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर उसका साम्राज्य छीन लिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवध। 1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति का तार्किक परिणाम था और इसमें कुशासन के आरोप के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया तथा अवध को प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1773 ईस्वी में। तो वर्ष 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सर एलिजा इम्फे इस न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट में ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो अंग्रेजों ने भारत में लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 200 वर्षों तक, 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। तो प्लासी की विजय 1757 तथा बक्सर की विजय 1764 से ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से साम्राज्यवादी शासक के रूप में परिवर्तित हो गई और अतः तो मुख्य रूप से 1757 से लेकर 1947 ईस्वी तक अंग्रेजों ने भारत में लगभग 200 सालों तक शासन किया था। अगला प्रश्न है जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था ऑप्शन बी, कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक चला था और इसी के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि सर विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत भेजा गया, जो कि 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था और हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र और उसके साथ 25,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया था और वह मुगल दरबार में व्यापारिक रियासत व सुविधा प्राप्त करने के लिए आने वाला पहला अंग्रेज था। तो ये क्यों आया था? क्योंकि भारत में व्यापार करना चाहता था। तो हॉकिंस को जहांगीर 400 का मनसब भी प्रदान करते हैं और इसी के साथ इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करते हैं। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। तो ये भी पूछा गया है कि जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी गई थी? तो हॉकिंस को दी गई थी। तो जो ये हॉकिंस था ये तुर्की और फारसी भाषा का भी ज्ञाता था और 1611 ईस्वी में यह इंग्लैंड वापस लौट जाता है और जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत शहर में थॉमस एलवर्ड के अधीन व्यापारी फैक्ट्री खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी। और भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा था। कौन से मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? हमने पढ़ा था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? तो कब एक व्यापारिक कंपनी एक शासक कंपनी बन गई? तो इसका सही जवाब है प्लासी का युद्ध। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो प्लासी के युद्ध के बाद
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो एक बार हम प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था और प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध क्लाइव की नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 50,000 सेना के साथ हुआ था और युद्ध के आरंभ होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया था। तो जो नवाब सिराजुद्दौला था ना, इसके सेनापति मीर जाफर ने इसे धोखा दे दिया और अपनी सेना को लेकर अलग हो गया और अंततः इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गए, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर इनका वध कर दिया गया और इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया और इस युद्ध में क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत सारा धन मिला और इस तरह प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाल दी और कंपनी को 24 परगना जिले की दीवानी प्राप्त हुई। तो अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुवाली का युद्ध। तो सुवाली की लड़ाई, जिसे सुवाली की लड़ाई भी कहा जाता है, सूरत शहर के पास एक गांव सुवाली में 29-30 नवंबर 1612 को हुआ था और इस युद्ध के पश्चात पुर्तगालियों का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हो गया और अंग्रेजों ने इसी युद्ध के पश्चात ही अपनी नौसेना विकसित की थी। तो सुवाली की लड़ाई अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में हुई थी। अंग्रेजों की इस युद्ध में विजय हुई थी। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने सुवाली का युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था। तो ये युद्ध अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई। तो फ्रांसीसियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरत। अगला प्रश्न है कि पहला कर्नाटक युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो पहला कर्नाटक युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 48 तक चला था और इसकी समाप्ति की संधि के साथ हुई थी, ये पूछी जाती है। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसकी समाप्ति एक्सला शैपेल की संधि द्वारा होती है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था और इसकी समाप्ति पांडिचेरी की संधि के द्वारा होती है। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला था और इसकी समाप्ति पेरिस की संधि द्वारा होती है। तो तीनों कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की संधि के द्वारा होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है। तो मराठों की जो कर प्रणाली थी, जो टैक्स सिस्टम था, ये निम्नलिखित में से कौन से युग्म से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चौथ और सरदेशमुखी। तो चौथ और सरदेशमुखी क्या है। तो पहले देखते हैं चौथ। तो विजित राज्य के क्षेत्रों से उपज का 1/4 भाग वसूल किया जाता था और यह एक सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वसूला जाता था। तो जो मराठा थे ना, वो जिन क्षेत्रों को जीत लेते थे और उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाते थे, उनसे 1/4 टैक्स लेते थे और ये 1/4 टैक्स उनकी सुरक्षा के लिए लेते थे कि अगर कोई बाहरी शत्रु उन पर आक्रमण करने आएगा तो मराठा उन्हें बचाएंगे। तो देखिए, मराठा 2 प्रकार के कर लेते थे, एक था चौथ कर और दूसरा था सरदेशमुखी कर। तो चौथ कर वो कर होता था जिन क्षेत्रों को मराठा जीत लेते थे पर अपने साम्राज्य में नहीं मिलाते थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए वो 1/4 कर लेते थे। और दूसरा था सरदेशमुखी कर। तो सरदेशमुखी कर वो कर होता था जिन क्षेत्रों को मराठा जीत लेते थे और अपने साम्राज्य में भी मिला लेते थे। तो सरदेशमुखी कर 1/10वां हिस्सा होता था और चौथ कर 1/4 हिस्सा होता था। यह आपको पता होना चाहिए। तो चौथ से ही क्लियर है कि 1/4 हिस्सा होगा, पर सरदेशमुखी कर आय का 1/10वां हिस्सा होता था। अगला प्रश्न है कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी ऑप्शन सी 1761 में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह दुरानी के मध्य हुआ था और इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और इस युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य का
दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाजीराव प्रथम। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उसका सुयोग्य पुत्र पेशवा बाजीराव वन पेशवा बनते हैं और बाजीराव एक योग्य नीतिज्ञ एवं सेनापति थे तथा अपने प्रयत्नों के द्वारा इन्होंने मराठाओं को भारत की प्रथम श्रेणी की शक्तियों में लाकर खड़ा कर दिया था। और मुगल साम्राज्य के विषय में इनका एक कथन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने कहा था कि आइए अब हम इस पेड़ के खोखले तने पर प्रहार करें और शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। तो ये इनका कथन है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि बाजीराव प्रथम किस वंश के शासक थे? तो बाजीराव प्रथम पेशवा वंश के शासक थे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेशवा की राजधानी के रूप में। तो पुणे भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर था और पुणे को पेशवा के काल में 1749 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की प्रशासकीय राजधानी बना दी गई और पेशवा के काल में पुणे की काफ़ी तरक्की हुई थी और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 30 जून 1818 ईस्वी तक पुणे मराठाओं के अधिकार में था। तो मराठा साम्राज्य के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 ईस्वी में टीपू सुल्तान बने मैसूर के और टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए और इसने वर्ष और महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया तथा इसने नए पंचांग का प्रचलन किया। और फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जब कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया था तो इसने स्वीकार कर लिया था और टीपू सुल्तान खुद भी जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था और इसके बाद ये अपने आप को नागरिक टीपू कहलाने लगा। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि टीपू सुल्तान किस फ्रांसीसी क्लब के हिस्सा थे? तो जैकोबिन क्लब के। और टीपू सुल्तान धर्म सहिष्णु शासक था, यानी कि ये कट्टर नहीं था। इसने श्रृंगेरी के मंदिर की मरम्मत एवं शारदा देवी की मूर्ति स्थापना के लिए धन प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो जो मंगलोर की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, ये 1784 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान ने मालाबार का हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। पहले युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई थी, दूसरे युद्ध में अनिर्णित रहा था, यानी कि किसी की हार जीत नहीं हुई थी, तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई थी और चौथा युद्ध जिसके बाद टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है, इसमें भी टीपू सुल्तान की हार होती है। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान को डैश के शेर के रूप में जाना जाता था? तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है कि मैंगलोर की संधि पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। तो मैंगलोर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो बंगाल जिस पर पहले मुगलों का अधिकार था, तो किसके नेतृत्व में ये धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण से अलग हो गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुर्शिद कुली खान। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल धीरे धीरे मुर्शिद कुली खान के अधीन मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। मुर्शिद कुली खान को बंगाल के नवाब के रूप में नियुक्त किया गया था और इसी के अधीन बंगाल जो है धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण से अलग हो रहा था। अगला प्रश्न है कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो प्लासी जो है ये भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है
कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना था मीर जाफर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठाया था और मीर जाफर ने पूर्व में हुए समझौते के अनुसार अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए कंपनी को 24 परगना यानी कि 24 गांवों के समूह की जिम्मेदारी दे दी थी। अगला प्रश्न है कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब उसका दामाद सिराजुद्दौला बना था और अलीवर्दी खान ये 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब था और उसका दामाद सिराजुद्दौला 1756 से लेकर प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा था। अगला प्रश्न है कि डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो किस शासक ने जो गोल्डन टेम्पल है उसके सौंदर्यीकरण के लिए सोना दान किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराजा रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और इन्होंने पंजाब के छोटे छोटे सिख मिसलों को मिलाकर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य में बदल दिया था और महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब पर अंग्रेजों का शासन स्थापित नहीं होने दिया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की थी? तो जो रैयतवाड़ी प्रणाली थी ये भारत में मुख्यतः दक्षिण भारत में लागू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली को मुख्यतः दक्षिण भारत के मद्रास और बंबई प्रांत में लागू किया गया था। यह भारत के 51% भूभाग पर लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो द्वारा भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो भारत में सो कॉल्ड जो ये मॉडर्न एजुकेशन है कौन लेकर आया था? तो भारत में मॉडर्न एजुकेशन कौन लेकर आया था? मैकाले। तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन है ये मैकाले की देन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी और यह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली और इस दौरान बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय बिहार को लीड किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो बिहार में जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था और कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व इनके भाई अमर सिंह ने किया था और अंत में विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने यह विद्रोह को दबा दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो कुंवर सिंह ये भी संबंधित थे, बेगम हजरत महल ये भी संबंधित थीं और मंगल पांडे भी संबंधित थे, पर शहीद आजम भगत सिंह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भगत सिंह का जन्म ही नहीं हुआ था। 28 दिसंबर 1907 ईस्वी में जन्मे भगत सिंह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता थे? तो 1857 ईस्वी की क्रांति में इलाहाबाद से लीड किसने किया था? तो इसका सही जवाब है मौलवी लियाकत अली ने। तो एक बार हम देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय किसने कहां से नेतृत्व किया था। तो इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, बरेली से खान बहादुर खान ने, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह ने, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, असम से दीवान मनीराम तथा
राजा कंद्रपेश्वर ने, संभलपुर ओडिशा से राजकुमार सुरेंद्र शाही तथा उज्ज्वल शाही ने, और सतारा महाराष्ट्र से रंगो बापूजी ने यहाँ से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को कहाँ पर फांसी दी गई थी? बैरकपुर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूसों वाली एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और इसी के साथ अंग्रेजी अधिकारी सार्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी, जिसमें से लेफ्टिनेंट बाग तो उसी समय मर गया पर जो ह्यूसन था ये बच गया था। तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को बैरकपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी इसकी शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी, पर यह क्रांति समाप्त कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 20 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में यह क्रांति समाप्त हो गई थी। तो 1857 की क्रांति या भारतीय विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। यह विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुआ था तथा इसका समापन 20 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के उपरांत हुआ था। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।